हेलो एंड वेलकम अगेन टू विंग्जिक उड़ान। विंग्जिक उड़ान में आपका स्वागत है। सो आई एम नेहा बैक अगेन विद योर एमसीक्यू सीरीज फॉर इकोनॉमिक्स ऑन जेकेपीएसआई। ओके, सो आपने जेकेपीएसआई का सबने सिलेबस देखा ही होगा। वी आर मोर हैविंग इंडियन इकोनॉमी ऑन दिस जेकेपीएसआई एग्जाम के लिए। दैट इज़ मोर ऑन द डेमोग्राफिक्स, पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम सिलेबस से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो इट ऑलमोस्ट कवर योर क्लास 11 एनसीईआरटी बुक फॉर द इंडियन इकोनॉमी. Okay, so let us start with this today's video of MCQs on Indian economy. Question number 1. The first attempt to determine the poverty line in India was by the Planning Commission in the year. So कौन से year में first poverty line जो आई थी प्लानिंग कमीशन से, दैट वाज इन द 1962. सो इफ इट इज सेइंग अबाउट द प्लानिंग कमीशन, सो हमारी प्लानिंग कमीशन कब आई थी इंडिया में? 1950. 1950 वाज द ईयर व्हेन प्लानिंग कमीशन वाज सेटेड अप इन इंडिया. विद दिस प्लानिंग कमीशन हमारे 5 ईयर प्लान्स आते थे। हर 5 साल बाद वी आर हैविंग दिस 5 ईयर प्लान्स, और बीच में कुछ ईयर्स थे जहाँ पे कुछ रीजंस के कारण अगर 5 ईयर प्लान्स नहीं आ रहे हैं तो वी आर हैविंग एनुअल प्लान्स, लाइक इन जब हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिस ईयर में आए थे 1991 में, वे वी हैविंग द एनुअल प्लान. ओके, सो 5 ईयर प्लान फर्स्ट आपका कब आया था? 1951 में, जब आपके 5 ईयर प्लान आना स्टार्ट हुए थे, और वहीं 1962 वॉज द ईयर जहाँ पे हमारा पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, moving up to next question. Question number 2. Which of the following methods are used to measure of poverty in India? So कौन से methods हैं जो poverty इंडिया में यूज़ किए जाते हैं to measure? First is your calorie intake. Next is head count ratio, household consumption expenditure, and per capita income. So what is calorie intake? Calorie intake is basically हम ये देख रहे हैं कि कितना मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट है टू द एवरी पर्सन. अगर हम पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन से देखें तो इट स्टैंड समवेयर लाइक 2400 कैलोरी इनटेक फॉर रूरल पर्सन एंड 2100 कैलोरी इनटेक फॉर अर्बन पर्सन. सो येस, कैलोरी इनटेक इज टेकन एज एस्टिमेशन. कैलोरी इनटेक को भी हम एक एस्टिमेशन लेते हैं फॉर एस्टिमेटिंग द पॉवर्टी. नेक्स्ट इज हेड काउंट रेशियो. सो हेड काउंट रेशियो एक मेजर है पॉवर्टी को एस्टिमेट करने का. इट इज़ की बेसिक एक लाइन ड्रॉ कर दिया है पॉवर्टी, उसके नीचे का जितना भी प्रोपोर्शन होगा दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसको हम कंसीडर करेंगे. सो दैट इज अ थ्रेशहोल्ड. इट इज़ अ पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन कितना एग्जिस्ट करता है उस बिलो थ्रेशहोल्ड के नीचे या थ्रेशहोल्ड के ऊपर. सो येस, हेड काउंट रेशियो इज ऑल्सो देयर. नेक्स्ट इज हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. तो येस, हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी जो है दैट इज अ मेथड टू यूज पॉवर्टी इन इंडिया. एस्टिमेट करने के काम आता है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर. सो 1, 2 and 3 are right here. Okay, so answer D. 1, 2 and 3. Moving up to next question. Question number 3. Share of food in total consumption expenditure has been coming down as per capita income grew over year in last 60 years, because it's saying कि share of food जो है हमारा total consumption expenditure में वो गिर रहा है within the last 60 years, और जिससे कि हमारा per capita income बढ़ रहा है. So what is the reason? क्यों ऐसा है? पीपल हैव बिन परचेजिंग लेस फूड. क्या लोग कम खाना परचेज कर रहे हैं? पीपल हैव बिन प्रेफरिंग नॉन सीरियल आइटम इन देयर फूड बास्केट. Growth in food expenditure has been lower than in per capita income, or percentage of people has been increased over time. So the right answer for this, why the consumption जो कि हमारा total consumption expenditure है वो नीचे जा रहा है as per the increase जो हमारा per capita income increase हो रहा है, total consumption expenditure decrease हो रहा है. क्यों हो रहा है? Because sorry, ग्रोथ इन फूड एक्सपेंडिचर जो है दैट इज़ बिन लोअर देन द पर कैपिटा इनकम. फूड एक्सपेंडिचर में जो ग्रोथ हो रहा है दैट इज लोअर देन पर कैपिटा इनकम. ओके, moving up to next question, 4th. Which sector country contributes to the GDP of the Indian economy? So which sector contributes to the highly? That is your service sector. सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट ऑलमोस्ट इस टाइम पे अगर हम देखें तो इट कॉन्ट्रीब्यूट 53.89% टू द जीडीपी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, विच इज़ अप्रॉक्स यू कैन से 54% तक सर्विस सेक्टर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग. वेयरएज इंडस्ट्रियल सेक्टर जो आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 25.92% टू द जीडीपी, और इसको हम जीवीए भी कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड. एंड देन योर एग्रीकल्चर सेक्टर, द प्राइमरी सेक्टर इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 20.19% to the GDP. Okay. Next question. Which of the following is not a cause of unemployment in India? Which of the following is not? It is जो unemployment का cause नहीं है. Rapid population growth,
rapid population growth, seasonal agriculture, low skilled workers और migration. So which of the following is not a cause of unemployment will be your migration. Migration won't be the cause of, migration unemployment का cause नहीं होगा. माइग्रेशन में जब आपकी अगर अनएम्प्लॉयमेंट आती है, जिसको हम कहते हैं कि इफ़ वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, एक जॉब छोड़ के हम दूसरी जॉब पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम के पीरियड का जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज़ इवन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी अगर हम कहते हैं. अगर हम एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब पे जा रहे हैं, तो फ्रिक्शनल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है, इसको हम ये भी कहते हैं दैट इज़ द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. फ्रिक्शनल जो है वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में भी आता है. इट मीन्स कि उतना अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इकोनॉमी में रहता ही रहता है इवन एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. अगर कीन्सियन थ्योरी में हम देखें, जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आता है, उस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे भी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही रहता है, बिकॉज उतना रेट हमारे पास रहेगा ही रहेगा. सो इफ रैपिड पॉपुलेशन इज ग्रोथ देयर, तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा. सीजनल एग्रीकल्चर में भी अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है. वन सीजन दे आर एम्प्लॉयड, दूसरे सीजन में दे आर नॉट एम्प्लॉयड. लो स्किल्ड वर्कर्स हैं तो भी वी आर हैविंग समहाउ अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही होगा. बट माइग्रेशन अगर हम बात करें, तो एक जॉब से अगर हम दूसरी जॉब पे जा रहे हैं, तो दैट विल बी द, अगर वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आएगा भी, तो दैट विल बी द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट. एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो हो रहता ही रहता है इकोनॉमी में. कमिंग अप टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन. सो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, alternative employment is not available, marginal productivity of labor is zero, or productivity of workers is low. So disguised unemployment means productivity of workers is low. Basically disguised unemployment is कि हमें इतने लोगों की ज़रूरत है नहीं, but still we are employing that much people. ठीक है, लाइक एक एग्रीकल्चर फार्म में 5 लोगों से भी काम हो जाएगा, बट वी आर एम्प्लॉइंग 7 पीपल देयर. मतलब एक फैमिली फार्म है, तो फैमिली के साथों मेंबर्स जो है वो जाके एग्रीकल्चर फील्ड पे काम कर रहे हैं, बट अगर 5 भी काम करते तो भी उतना ही आउटकम होता. सो प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर इज लो. जो एक्स्ट्रा 2 वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है, दे आर नॉट एफिशिएंटली प्रोडक्टिव. क्वेश्चन नंबर 7. Disguised unemployment in India mainly related with which sector? So it is mainly related with your agriculture sector. Okay. Which tax causes a burden on poor section of society? So poor section of society पे कौन सा tax burden डालता है? Your direct tax, indirect tax, both or neither. So that will be your indirect tax, not A, it is B. So indirect tax जो है वो ज़्यादा burden डालता है poor section of the society पे. Direct tax को हम progressive tax भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स भी बोलते हैं ये, और इनडायरेक्ट टैक्स को रिग्रेसिव टैक्स भी बोलते हैं अभी हम लोग. ठीक है, देखो इनडायरेक्ट टैक्स किस तरह से जो है पुअर सेक्शन पे ज़्यादा डाल रहा है. डायरेक्ट टैक्स इज बेसिकली टैक्स, उसी टैक्स वही पे कर रहा है ऑन द पर्सन जिस पे टैक्स लगा है, द वन जिस पे टैक्स अप्लाई हुआ है, जिस पे टैक्स लेवेड है, वही पर्सन जो है वो टैक्स पे कर रहा है, दैट इज द डायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स इज टैक्स लगा किसी पे, बट पे कोई और कर रहा है, किसी के और के एक्सपेंसेस से, पॉकेट से इसके टैक्स के एक्सपेंसेस आ रहे हैं. नाउ इनडायरेक्ट टैक्स वेदर अ रिच वेदर अ पुअर. अगर हम एक बिस्किट खरीद रहे हैं, उस पर जो हम जीएसटी पे कर रहे हैं, तो वो रिच पर्सन भी उतना ही पे कर रहा है, पुअर पर्सन भी उतना ही पे कर रहा है. बट डायरेक्ट टैक्स इज ऑन इनकम, जो ज़्यादा कमा रहा है वो ज़्यादा पे कर रहा है, जो कम कमा रहा है वो कम पे कर रहा है. बट इनडायरेक्ट टैक्स इज पूरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी सेम टैक्स पे कर रहा है. सो इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमारे पास, दैट कॉजेज मोर बर्डन ऑन द पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. इवन कंट्री में प्रोग्रेसिव टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होना चाहिए देन द रिग्रेसिव टैक्स कलेक्शन. ओके. Which of the following program meet the credit need of poor women? So which of the following program? That is Rashtriya Mahila Kosh Yojana, which was stated in 1993 under your Ministry of Women and Child Development. इसके क्या है कि it provide financial assistance, ये women को financial assistance provide करता है with the help of your intermediary micro financial finance organizations and self-help groups के through they are providing financial assistance or loan to women. set it up in 1993 with किसने सेट करा था इसको? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. ओके. Who takes the decision regarding saving and loan activities in self-help group? So self-help group में कौन सारे decision लेता है? self-help group के सारे decisions जो लेंगे that will be the members of self-help group. उस group के members will take up the decisions.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो रिगार्डेड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसमें से किसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सो फ्रिक्शनल का तो मैंने ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आपका जो होता है, दिस इज ऑल्सो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो उस टाइम पीरियड के लिए होता है जब हम एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की पोजीशन में दूसरी जॉब ढूंढ रहे हों। एम्प्लॉय लिविंग द करंट पोजीशन टू फाइंड द न्यू वन, दैट इज अ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली कंडीशन जहाँ पे वर्कर्स जो है उनको दे आर नॉट गेटिंग इनफ मनी, उनको इतना सफिशेंट जॉब नहीं है उनके पास, और दे आर नॉट हैविंग द सफिशेंट ट्रेनिंग कि वो अपने इकोनॉमिक नीड्स को पूरा कर सकें, दैट इज द अंडर एम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली कि एक सीजन में यू आर एम्प्लॉयड, एक सीजन में आप अनएम्प्लॉयड है, मेनली इन एग्रीकल्चर देखा जाता है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज बेसिकली कि आपके इकोनॉमिक अपटर्न्स एंड डाउनटर्न्स की वजह से इफ़ योर जॉब यू आर लूजिंग योर जॉब, दैट इज द साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सो आपका इसके जो आंसर रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो रिगार्डेड ए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में भी कंसिडर करेंगे। Which of one of the following is not a poverty indicator in India? So it's not a poverty indicator in India. एजुकेशन, हेल्थ, लिविंग स्टैंडर्ड और रूरल पॉपुलेशन। सो रूरल पॉपुलेशन हमारे पास जितना भी हो, पॉवर्टी इंडिकेटर हमारे पास रहेगा कि हमें कितना एजुकेशन मिल रहा है, कितना लिविंग स्टैंडर्ड है, कैसा हेल्थ है, पर कैपिटा इनकम किस तरह का है, देन इफ वी सी एक्सपेंडिचर कितना है एक हाउस होल्ड का। सो रूरल पॉपुलेशन वोंट बी देयर। Question 13. Absence of minimum income to get minimum needs of life is concerned with which following types of poverty? Absence, it is saying कि आपके पास जो आप you don't have minimum income और you don't have income, आपके पास income नहीं है कि आप कुछ खरीद सको, तो वो कौन सा टाइप ऑफ पॉवर्टी होगा? एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ द अबव। सो दैट इज योर एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज बेसिकली दैट इज यूज टू डिस्क्राइब द कंडीशन कि इंडिविजुअल के पास फाइनेंशियल मीन्स है किसी कमोडिटी को या बेसिक कमोडिटी को एकोमोडेट करने के लिए इंडिविजुअल के पास फाइनेंशियल मीन्स है कि नहीं है। रिलेटिव पॉवर्टी इज बेसिकली जब हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपेयर करते हैं दो लोगों के बीच का, ठीक है, इरिस्पेक्टिव कि वो बेसिक नेसेसिटीज़ को अवेल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? रिलेटिव पॉवर्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम कंपेयर कर रहे हैं इन सेम सराउंडिंग में, दो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वी आर कंपेयरिंग। सो इट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जहां पे हमारे पास क्या होगा? एब्सेंस ऑफ मिनिमम इनकम टू गेट मिनिमम नीड्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट इज which of the following committees recommended a poverty line based on nutritional requirements exclusively? So exclusively, that is based on your nutritional requirements. That is your Alak committee, which was settled in 1979. So Alak committee was to exclusively on the nutritional, जिसमें आपका कैलोरी इनटेक का आया था 2400 for the rural area and 2100 for the अर्बन एरिया। देन वी हैव दिस तेंदुलकर कमेटी। तेंदुलकर कमेटी किस ईयर में आई थी आपकी? तेंदुलकर कमेटी वॉज देयर इन ईयर 2005, सॉरी 2009। ओके, तेंदुलकर कमेटी आई थी आपकी इन द 2009 में, विच वॉज इस कमेटी आपका, इसमें आपका बेसिक मेजर क्या था पॉवर्टी को मेजर करने का? दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ लिविंग। एंड तेंदुलकर कमेटी ने फर्स्ट टाइम पे हेल्थ एंड एजुकेशन को भी इंक्लूड किया था फॉर योर हेल्थ प्लस एजुकेशन, दोनों को इंक्लूड किया था फॉर पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, हेल्थ एंड एजुकेशन को भी लेके आए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है लखडवाला कमेटी। सो लखडवाला कमेटी कब आई थी? लखडवाला कमेटी वॉज देयर इन 1993 में लखडवाला कमेटी आई थी, जिसके पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के मेजर्स क्या थे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपका इंडस्ट्रियल लेबर्स पे और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑन द एग्रीकल्चर लेबर्स पे। नेक्स्ट इज द रंगाराजन कमेटी, विच इज़ अ रिसेंट कमेटी। रंगाराजन कमेटी कब आई है आपकी? 2012 में आई है, 2012 में आई थी, जिसमें कि आपको ये लखडवाला कमेटी को ही कॉन्टिन्यूशन रखा था रंगाराजन कमेटी ने। एंड इस पे आपका जो पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन था विच वाज ऑन दी मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ओके, सो द क्वेश्चन जो था हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रिकमेंडेड पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एक्सक्लूसिवली? दैट वाज योर अलग कमेटी। कब आई थी? 1979 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the below poverty line percentage in India as per 2011 census? तो 2011 census के हिसाब से what is the BPL rate in India? That is your 22%. If we go with the exact, तो ये आपका it is somewhere around 21.9%. तो that is 22%. There are three types of ration cards in India. Which among the following ration cards is for poorest of the poor? Suraksha, BPL, this is your APL card. Wait. APL अंत्योदय कार्ड. सो फॉर द पुअरेस्ट ऑफ पुअर के लिए जो आपका कार्ड आता है दैट इज योर अंत्योदय कार्ड विच कम्स अंडर अंत्योदय अन्न योजना विच इज फॉर द पुअरेस्ट ऑफ पुअर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which committee included basic education and health in poverty estimation? So which committee, मैंने पहले भी बताया कि तेंदुलकर कमेटी which was seated in the year 2009 ये आपका लेके आई थी हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर द पॉवर्टी एस्टिमेशन. और इनका बेसिक्स क्या था? कॉस्ट ऑफ लिविंग. Manrega provides legal guarantee for employment at minimum wage to adult members of a household in a financial year for at least how many days? 20, 190 or 80. So that is 100 days. Was Manrega क्या था? Manrega is महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ओके, सो ये किस ईयर में आया था? मनरेगा वॉज इन 2005. 2005 में आया था हमारे पास. सो मनरेगा 100 डेज का गारंटी करता है एम्प्लॉयमेंट फॉर द रूरल पीपल. ठीक है, रूरल लोगों को जिनका एम्प्लॉयमेंट नहीं है उसको 100 डेज का ये एम्प्लॉयमेंट गारंटी करता है इन वन फाइनेंशियल ईयर. एंड इसका जितना ज़्यादा फोकस रहेगा टू बी 1/3 ऑफ इट्स मेंबर टू बी विमेन. 1/3 ऑफ इट्स बेनिफिशरीज टू बी विमेन. विमेन होना चाहिए इन हर 1/3 बेनिफिशरीज. सो इट्स 100 डेज. Which of the following statements are true as per classification of poverty? Chronic poor are the ones who are always poor or usually poor. Always poor and usually poor. Transit poor are churning poor and the occasionally poor. And last आपका आता है never poor, the one who are never poor. So churning poor कौन होते हैं? Churning poor are the those who go in and out. ठीक है, sometimes poor, sometimes are not poor, like occasionally poor. So all these three statements are correct. ये तीनों statements सही है as per the poverty classification. Okay. Question 20. What were the major areas of concern which lead to unsuccessful implementation of poverty alleviation program? So poverty alleviation programs का unsuccessful क्यों रहा है? There is unequal distribution of land and assets. Yes, India में we have unequal distribution of land and assets. Difficult to address people who live just above the poverty line. Yes. So active participation of poor is क्योंकि poverty alleviation में अगर हम देखें तो poor का भी active participation नहीं होता है. So all of the above is right answer. ओके, सो दिस वॉज लास्ट क्वेश्चन. सो ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस था जो कि हमारा पॉवर्टी पे था. कल फिर से हम नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आएंगे जो कि नेक्स्ट टॉपिक पे रहेगा. ओके, विद दिस तब तक आप ये रिवाइज करो एंड थैंक यू. स्टे ट्यून विद विंग्स एक उड़ान.